रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी है कि वो एक यंग वंस को डेवलप कर सकता है, और वो भी अपने ही जैसे, सेम काइंड या फिर सिमिलर काइंड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अपने जैसे क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी, जैसे मान लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका बच्चा भी तो आदमी होगा, ऐसा नहीं तो कि अलग स्पीसीज होगा, तो स्पीसीज सेम रहेगा। तो कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का एबिलिटी रखता है, या फिर ऐसा प्रोसेस में होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक यंग वंस का प्रोडक्शन होना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमको और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो बॉडी का हम पहले बताया कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब ये एक बॉडी का प्रोसेस है, मतलब किसी भी ह्यूमन में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है या फिर होता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई तो स्टेज होगा जो कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस उस वहां से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो लाइव प्रोसेस है, कि ऐसा प्रोसेस जो ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करता है। आई मीन वो लिविंग है तो उसके लिए उसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा जो उसको लिविंग रखने में हेल्प करता है। तो वैसे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सब लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ प्रोसेस है। उसी तरह रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो एनिमल बॉडी में होता है, इन द सेंस ह्यूमन में होता है, सारे एनिमल में होता है, बिना रिप्रोडक्शन का स्पीसीज का कंटिन्यूटी हो नहीं सकता है, लेकिन इसका काम होता है इस प्रोसेस में यंग वंस को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये किस टाइम ऑफ पीरियड में होता है। ये भी चीज है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में जब बच्चे का जन्म होता है, देन वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, लेकिन इस पीरियड में, किस पीरियड में ये प्रोसेस हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या है कि बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब हम यहाँ पे एक चीज लिखे हैं कि इस बीच के टाइम पीरियड को या फिर इस बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का है होता कि अरे कब तक वो जिंदा रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पैरोट का लाइफ स्पैन 150 साल है, बरगद का 400 साल है, डॉग का 18 साल है, ठीक है, फ्लाइज का 1 वीक है। तो वो एक लाइफ स्पैन है उसका कि हाँ वो जन्म लिया और वो नॉर्मल मर गया। हम यहाँ पे एक वर्ड लिखें कि जो भी हम पढ़ेंगे सब ह्यूमन बीइंग के केस में पढ़ेंगे, होता बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का बहुत अलग अलग होता है लाइफ स्पैन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई एक आदमी है वो ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो एक अप्रोक्स बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बॉडी का फंक्शनिंग को देख के हम लोग को ये तय करना होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज बोला गया कि एक आदमी मिनिमम 70 साल तक नॉर्मल जी सकता है, ये इसका ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन है। क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई 80 साल है, कोई 90 साल है, कोई 50 साल में मर जाता है नॉर्मली, तो वो अलग चीज है। बट ऑन एन एवरेज हम लोग 70 ईयर्स लिए। तो लाइफ स्पैन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मतलब पीरियड है जो बर्थ टू नेचुरल डेथ। हम यहाँ नेचुरल डेथ हम क्यों लिखे, हम सीधा डेथ लिख सकते थे। देखो नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि नेचुरली वो मरा है, ना एक्सीडेंट से मरा है, ना उसमें कोई बीमारी है, मतलब किसी कारण से, किसी अदर मतलब रीजन से वो नहीं मरा है, ठीक है। और वो नेचुरली, जैसे बोलते हैं ना कि पहले के जमाने के आदमी लोग बोलते थे कि चलो ठीक है ज्यादा परेशान नहीं करता भाई, ऐसा कहीं ना, ये नहीं बोले कि पहले जमाने के आदमी, ऐसा अभी भी है ऐसा कि बहुत ऐसे मतलब हैं, आई मीन हम लोग के ग्रैंड मतलब फादर या मतलब जो भी है नॉर्मल, ठीक है, हेल्थ वगैरह सब सही था, वो मर गया, टाइम हुआ मर गया, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को डिजीज होकर मर गया, वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, मतलब किसी और वजह से अगर मरता है तो वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाता है, वो एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है, और वो उसका लाइफ स्पैन या टाइम पीरियड नहीं बोल सकते हैं उसको। तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन लाइफ स्पैन का। अब देखो इस पूरे लाइफ स्पैन में 3 स्टेज आता है, एक्चुअली 4 स्टेज आता है। तो पहला जो स्टेज है वो जुवेलाइन है, जुवेलाइन। दूसरा जो स्टेज है वो मैच्योरिटी स्टेज है, एंड तीसरा जो है वो
सेनेसेंस, सेनेसेंस स्टेज, एंड चौथा यही सेनेसेंस बाद में आदमी मर जाए। सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा, सेनेसेंस लीड्स टू डेथ, हम ऐसा बोले। मैंने 3 हमारे पास फेज है, उस पर हम लोग बात करें। सबसे पहले जुवेनाइल, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जुवेनाइल फेज में क्या हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए बॉडी में कोई ना कोई मैकेनिज्म है, कोई ना कोई कैपेसिटी है, तो उसको गेन किया जाता है। टू गेन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी को गेन किया जाता है, वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ भी है बट रिप्रोडक्शन पढ़े तो हम रिप्रोडक्शन बना रहे। ये अब ये कैसे समझोगे, तो एक सिंपल सी चीज है समझना कि कोई भी, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, क्या वो रिप्रोडक्शन के एबल है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में गैमेट ही नहीं बनेगा। तो वही चीज होता है कि वो छोटा जन्म लिया और वो तब तक रिप्रोडक्शन नहीं करता है जब तक कि उसका प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाता है। प्यूबर्टी स्टेज आया मतलब वो रिप्रोडक्शन के एबल हो गया, मतलब गैमेट वगैरह बनना बॉडी में स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मान लीजिए किसी मेल मेंबर में मान लिया 15 साल में प्यूबर्टी आता है, तो 15 साल में वो बायोलॉजिकल फादर बन सकता है, नहीं बन सकता है। या फीमेल जो है 13 या 14 में उसके बॉडी में, सॉरी उसके लाइफ में जो प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, तो हम नहीं बोल सकते 13-14 में वो मां बने। बायोलॉजिकली तो बन ही सकती है, बट ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हेल्थ भी वहां पे तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलो वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो अलग चीज है। जुवेनाइल का मतलब हो गया टू गेन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। अब सबसे बड़ी बात, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेट का बनना। कभी भी गैमेट इस स्टेज में नहीं बनता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब हम लोग आते हैं प्यूबर्टी, सॉरी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हम कब बोलेंगे? जब इस कैपेसिटी को गेन कर लिया है, मतलब टू अटेन दिस प्रोसेस, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, ये प्रोसेस कर सकता है, वो उसका मैच्योरिटी स्टेज हो जाता है। और इसी मैच्योरिटी स्टेज को जो टर्म दिया गया है वो है प्यूबर्टी। और हम लोग जानते हैं प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी इज अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी फेज मतलब एक तरह का ये ऐसा स्टेज है जहां पे कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, वैसे को बोलते हैं प्यूबर्टी। और इस केस में जो है बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलता है बॉडी में। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देन साथ में इसका अगर पहचान करना कि प्यूबर्टी क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दो चीज जब होने लगता है तो हम बोलते हैं ये प्यूबर्टी स्टेज आ गया। क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज में सबसे मेन इसमें होता है, एक तो गैमेट बनता है, साथ में सेक्स हार्मोन का रिलीजिंग होता है। क्या होता है? सेक्स हार्मोन का। और सेक्स हार्मोन जो होता है मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है। क्योंकि अगर सेक्स हार्मोन नहीं होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। दूसरी चीज कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं शो करता है। तो कहने का मतलब मेल और फीमेल में ये हार्मोन का रिलीजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी प्यूबर्टी का कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। यही है। अब जैसे मेल में है तो इसमें एक ही हार्मोन है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इसमें दो है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो कहने का सिंपल मतलब है कि मैच्योरिटी, सॉरी रिप्रोडक्शन को मैच्योरिटी के हिसाब से डिफाइन करना है, तो इस स्टेज में जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग, मेल हो या फीमेल हो, उसमें इस प्रोसेस के लिए ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसी फेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्यूबर्टी। क्लियर है? क्लियर है प्यूबर्टी? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब हम लोग आते हैं सेनेसेंस। देखो सेनेसेंस को समझना क्या है, कभी भी हम रिप्रोडक्शन के हिसाब से कभी भी ये हम नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली कि सेनेसेंस कब आता है। फीमेल में एक डेफिनेट मतलब एज है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। सिंपल है, समझना क्या बताता है। सेनेसेंस में क्या बता रहे हैं कि हम बताएं कि ये एक ऐसा स्टेज है
जिसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो सेनेसेंस स्टेज आ गया, लेकिन कुछ ऐसा इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली बेसिस पे ये ह्यूमन जो या फिर पर्सन सेनेसेंस स्टेज में आ चुका है। कैसे समझो, देखो सबसे फर्स्ट में फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव इवेंट या साइकिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से स्टार्ट होगा और जब तक चलेगा तो ये फीमेल के बॉडी में एट द एज ऑफ 45-50 के अप्रॉक्स में ये 45-50 साल के बीच तक में चलता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। ये होता है, ये साइकिल स्टार्ट रहता है। तो ये जो बीच का पीरियड है जब से स्टार्ट होगा और जब तक चलेगा, इस बीच के पीरियड को हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलते हैं इन फीमेल। अगर उसके बाद अगर होता है, मान लो 45 पर ये साइकिल बंद हो गया, क्लोज हो गया, नहीं हो रहा है, तो फिर उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं कि वो सेनेसेंस स्टेज आ गया, कि उस स्टेज में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो साइकिल होने का एक मेन साइन ये है कि फीमेल बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट हो गया। अगर गैमेट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज है। मेल में ऐसा नहीं है। मेल में कोई एक परफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना 45 to 50 अप्रॉक्स हम लिए फीमेल में, बट मेल में ऐसा कोई एज नहीं है। आदमी 60 ईयर्स में भी बायोलॉजिकल फादर बन सकता है। मतलब कैसे हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं उसके गैमेट के हिसाब से। हाँ, अगर कोई पर्सन है और अगर उसका गैमेट हेल्दी नहीं है या फिर गैमेट उस एबल नहीं कि वो फ्यूजन कर पाए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए, ये सब कर पाए उसका गैमेट, तो फिर वो सेनेसेंस स्टेज में एक एज के बाद आ जाता है। अगर ये एज रहते ही होता है मतलब वो डिजीज है, वो एबनॉर्मलिटीज है। लेकिन अगर ये एज के आने के बाद होता है तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, सेनेसेंस फेज। तो हम इसको नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि कौन सा एज मेल में जो है सेनेसेंस फेज में आएगा। अगर 50-55 के पहले अगर गैमेट का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर खराब हो जाता है या घटना लगता है, बहुत सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो बताएंगे कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि गैमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो मेल गैमेट का अगर कैरेक्टरिस्टिक सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर वो सेनेसेंस स्टेज आता है, वो भी एक एज के बाद। लेकिन अगर एज के पहले आ गया तो वो कहीं ना कहीं डिजीज है, एक तरह का डिसऑर्डर है, डिसफंक्शन बोल सकते हैं टेस्टिस का या फिर ओवरी का, जो भी। ठीक है, क्लियर है सेनेसेंस? और यही बाद में डेथ होता है, तो डेथ का यहाँ पे मतलब है नहीं, सेनेसेंस यही है। बोलो क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। इसको नोट कर लो, नोट करो, थोड़ा सा इसको नोट कर लो। ठीक है, समझने में आसानी होगा, इसका हम नोट्स नहीं लिखाएंगे, बस ये समझने वाला चीज है, नोट करो। हेलो, हो गया? लिख लिए? नो सर। लिखो लिखो लिखो, लिख लो।
सर हो गया। सर आपका माइक ऑफ है। हम बता रहे थे कि हम लोग को ये समझ में आ गया कि प्यूबर्टी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। जब तक ये नहीं आएगा, आई मीन ये स्टेज जब तक नहीं होगा, तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये एक कैपेसिटी है जो कि एक टाइम तक डेवलप करता है, बॉडी में डेवलप होता है, फिर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाता है। ठीक है, ये चीज है। चलो, ये हो गया लाइफ स्पैन और हम प्यूबर्टी समझ गए। ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के पहले प्यूबर्टी स्टेज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बताएं, प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जो किसी भी ह्यूमन, आई मीन मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसको रिप्रोडक्टिवली मैच्योर करता है, वो स्टेज को प्यूबर्टी बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं प्यूबर्टी में क्या क्या दिखता है, आई मीन कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो इस स्टेज में मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ठीक ना कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन है। तो कॉमन पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या देखो, कॉमन जो चेंजेस होगा या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिखेगा वो क्या है, सबसे फर्स्ट में कॉमन में पूरे बॉडी में जो होता है वो हेयर का ग्रोथ बढ़ जाता है और हेयर थिक होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, दूसरा हेयर जो है वो फेस वगैरह में तो बढ़ेगा ही, हेयर जो है आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन, ये मेल एंड फीमेल कॉमन है, दोनों में डेवलप करेगा एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है तो ऐसा होता है। अब ये जो कैरेक्टर है ये क्यों होता है, ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ सेक्स हार्मोन इन मेल एंड फीमेल। तो मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। ठीक है, तीसरा गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है दोनों में। तो ये कॉमन है, बट दोनों का अलग अलग इवेंट है, बट ये कॉमन है कि गैमेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि बॉडी में कहीं ना कुछ हार्मोन्स है, जैसे सॉरी कुछ ना कुछ ग्लैंड है जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ये सब एक्टिव होते हैं। करने का मतलब स्वेटिंग वगैरह जो है वो ज्यादा होता है, मेनली सिबेशियस। देखो सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है वो भी ज्यादा एक्टिव होता है और इसका जो है इफेक्ट पड़ता है मेल फीमेल दोनों पे। ठीक है, ये था कॉमन। अब हम आते हैं अनकॉमन। तो अनकॉमन में सबसे पहला मेल के केस में अगर देखेंगे तो वॉइस पिच जो है यहाँ पे लो हो जाता है। क्या होता है, लो हो जाता है। वॉइस पिच क्या हो जाता है, लो। कहने का मतलब कि मेल के केस में जो वॉइस पिच है वो लो है, जिसके कारण उसका जो साउंड है वो ज्यादा अगर जोर से बोलेगा तो वाइब्रेट करता है, मतलब वो फटता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या हो जाता है कि दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि शोल्डर रीजन जो ये है, शोल्डर रीजन बिकम वाइडर। रीजन बिकम्स वाइडर, बिकम्स वाइडर। ठीक है, थर्ड क्या है, हेयर ग्रोथ ऑन फेस, मतलब बियर्ड एंड मॉस्टेच, मूछ दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड चेस्ट हेयर आई मीन मेल में चेस्ट के रीजन में हेयर का डेवलपमेंट होगा। ये तीन अनकॉमन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीमेल में। देखो फीमेल में कुछ जो है वो ही है, 3-4 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं। पहला, वॉइस पिच जो है वो हाई हो जाएगा, मतलब कि कोई फीमेल अगर जोर से भी बात करेगी, चिल्लाएंगे तो उनका कभी भी आवाज फटेगा नहीं, क्योंकि हाई पिच हो जाने का कारण उतना वो शार्पली होता है, और ज्यादा शार्प हो जाता है और ज्यादा पतला हो जाता है। ये चीज है। दूसरा चीज है पेल्विक रीजन बिकम वाइडर। पेल्विक रीजन बिकम वाइडर, ये क्या है पेल्विक रीजन, बताओ कोई।
pelvic region become wider. बताओ क्या होता है? नहीं पता pelvic region क्या है, बताओ। देखो pelvic region is a west region, कमर वाला जो रीजन होता है वेस्ट रीजन, उसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे वाइडनिंग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ऑर्गन है जैसे ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंड होता है और वो ग्रोथ करता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा है या फिर बच्ची है, जो भी है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब में, बॉयज में भी ये चीज होता है, बॉयज में जो भी सेक्स ऑर्गन है, कॉपलेटरी ऑर्गन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिस है, ओवरी है, सबका इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, इसलिए पेल्विक रीजन बिकम वाइडर। नेक्स्ट है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एक्चुअली में ये जो डेवलपमेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पे ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, मिल्क। क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। और मिल्क प्रोड्यूस अगर करता है तो मिल्क एक तरह का न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नरिशमेंट ऑफ बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, नरिशमेंट ऑफ बेबी के लिए। तो ये सब इस स्टेज में होना स्टार्ट होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक साइकिल है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसी का नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, और सेक्सुअल साइकिल, तीनों नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, बिकम स्टार्ट। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना है, वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे क्या होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म देखना, तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर फीमेल बॉडी में ये साइकिल स्टार्ट हो गया है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल का जो स्टेज है वो प्यूबर्टी स्टेज आ चुका है, क्योंकि गैमेट का बनना स्टार्ट, क्योंकि ये तभी होगा जब गैमेट का यूज नहीं होता है। अगर गैमेट का यूज मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तो वो जब तक बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये साइकिल स्टॉप हो जाता है, ऐसा चीज है, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल का देखें तो ये कॉमन है, कुछ अनकॉमन है वो बताए, कुछ कॉमन है वो भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ कुछ और चीजें समझ लो। फीमेल के केस में बहुत कुछ चेंजिंग होता है क्योंकि वहां पे 2 हार्मोन है, ठीक है। तो ये जो है मेन है। अब इसके अलावा जो अभी हम बताए थे, ग्लैंड का एक्टिवेशन, सिबेशियस, स्ट्रेट, सब कुछ एक्टिवेट करेगा, आई मीन वो सिक्रीशन करेगा वगैरह, जो भी फंक्शन करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि इन फीमेल अगर सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड होता है तो प्यूबर्टी वाला। दूसरा चीज क्या होता है कि बॉडी वार्म का अगर हम कंडीशन बोले, ठीक है, सिंपल सा चीज है, फीमेल के केस में जो है बॉडी का वार्म ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मेल। तो ये सब स्टेजेस, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को हम लोग को मिलने लगता है। अब ऐसा क्यों है कि वार्म क्यों होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ फीमेल का बॉडी ज्यादा वार्मर है इन कंपेरिजन टू मेल, ये सब प्यूबर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड जो होता है एक तरह का इंसुलेटिंग लेयर बनाता है, सिबेशियस ग्लैंड फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्या है, फैट का डिपोजिशन फीमेल बॉडी में ज्यादा बढ़ने लगता है। तो फैट का डिपोजिशन कहाँ कहाँ होगा, तो इन कॉन्ट्रेस्ट पार्ट्स वगैरह में होता है। जैसे फैट का डिपोजिशन फेस पे होगा, थाइज में होगा, हिप्स में होगा, ठीक है, और आर्म्स वगैरह में भी होता है, बट उतना नहीं। बट ये 3 रीजन ये कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होना इस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक्स्ट्रा चीज जैसे बताया कि सिबेशियस ग्लैंड के कारण जो है वो स्मूथ होगा स्किन फीमेल का। दूसरा बॉडी वार्मर है, आई मीन बॉडी वार्म है, आई मीन कह सकते हैं कि गर्म है। गर्म करने का मतलब कि बॉडी वार्म होगा फीमेल का इन कंपेरिजन टू मेल ड्यू टू सिबेशियस एक्टिविटी, सिबेशियस ग्लैंड का एक्टिविटी के कारण या जो भी है। तीसरा चीज हम क्या बताएं कि फैट का डिपोजिशन। देखो फैट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बॉडी में फैट का डिपोजिशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये फैट एज ए एनर्जी वर्क करता है। आई मीन एनर्जी, ऐसा भी फैट है तो एनर्जी है,
तो एनर्जी देने का काम करता है बॉडी को, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, तो फीमेल अगर मान लो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में अगर फैट कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह, वीकनेस वगैरह ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। और अगर कोई नॉर्मल फैट है, बहुत ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा फैट भी प्रॉब्लम करता है, क्रिएट कर, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, बट फैट का डिवीजन जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है वो होना चाहिए, ताकि उस टाइम पे जो है वहां से एनर्जी लेके वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बेबी में हेल्प कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी की तरह काम करता है, लेकिन वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया तो वो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा ठीक है, लेकिन उससे कितना ज्यादा इफेक्ट है बॉडी को, ये भी इफेक्ट दिखने को मिलेगा। ये सब कुछ जो है अनकॉमन होता है मेल एंड फीमेल के कंपैरिजन में, ठीक है। ये चार है, ये तीन, ये सॉरी ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, इसको ध्यान रखना। बाकी बात जो भी बताया बस इसको नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको नोट करो। जरूर। हो गया, कंप्लीट हो गया। यस। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग का एग्जैक्टली जो है, मतलब ये समझ में आ गया कि प्यूबर्टी, अच्छा एक एज नहीं बताया, सॉरी सॉरी, मेल का एज थोड़ा डिले होता है, 14 to 17 के बीच में है, ठीक है। बट फीमेल का जो है वो 11 से 13 के बीच में ये स्टेज आता है। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो भी स्टेज लिया या आई मीन एज लिया गया है, ठीक है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही लिया गया, ठीक है। और 11 से 13 के बीच में क्यों लिया गया है, क्योंकि इस स्टेज में ये साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बस इसीलिए, ठीक है, ये लिया गया। इसको नोट कर लो, एज नोट कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी डिफरेंस में आता है। अब हम क्या बताएं कि रिप्रोडक्शन, सबसे फर्स्ट में हम लोग प्यूबर्टी समझ गए। प्यूबर्टी मतलब कि
रिप्रोडक्टिवली मेल एंड फीमेल का मैचुरेशन हम लोग देखिए क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसी को हम लोग बोलते हैं, चेंज वगैरह होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है, ये प्रोसेस के लिए बॉडी में जो है एक सिस्टम भी है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग मेल का देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये जो सिस्टम है वो बनता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दूसरा स्क्रोटम, वन स्क्रोटम, ठीक है, तीसरा वन पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, नेक्स्ट हेलो हेलो, Yes. आ रहा है आवाज, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड देखो, यूरेथ्रा, उसके बाद लास्ट में जो है वो है पेनिस, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड है, सेमिनल, वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, स्टेट ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 इसमें, सॉरी ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम इसको समझाते हैं जल्दी से। हो जाएगा तो रिप्लाई करना, ठीक है। सर हो गया।
हो गया। ये वाला ग्लैंड याद रखना, बल्बो और कॉपर्स दोनों एक ही है, तो जब हम लिखवाएंगे तो हम एक ही नाम लिखेंगे, ठीक है, या बल्बो या कॉपर्स। तो हो गया क्लियर, लिख लिए? Yes, sir. हाँ, बोलता नहीं तुम लोग, बताओ, बोले कि तुम लोग रिप्लाई करना। देखो, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टेस्टिस में, ठीक है। देखो, देखो, सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, उसके बाद है टेस्टिस, उसके बाद जो अंदर में ये कंपार्टमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये 3 कंपार्टमेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉक्यूल, ठीक है। और फिर उसके अंदर में जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस। ठीक है, ये 4 चीजें। तो सबसे पहले क्या है? स्क्रोटम। सबसे पहले क्या है? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज अ थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर। क्यों थर्मोरेगुलेटर बोल रहे हैं इसको? क्योंकि स्क्रोटम जो होता है वो मेंटेन लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये चीजें। दूसरा क्या है? देखो, स्क्रोटम जो होता है ये बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। लोअरिंग टेम्परेचर लिखें। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए टेम्परेचर, तभी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो होता है स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है अपने टेम्परेचर को, सॉरी, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेके ये मूव भी करता है। इसका स्किन जो है, क्योंकि पाउच लाइक है, इसके अंदर में टेस्टिस होता है और ये हैंग्ड होता है, ठीक है ना, और ये बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, स्किन वहां पे मूव करता है, ये स्क्रोटम का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद आ गया टेस्टिकुलर लॉक्यूल। देखो, टेस्टिस के अंदर में जो है इस तरह का कंपार्टमेंट होता है और वो इच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स, मतलब एक टेस्टिस में कम से कम 250 टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब उस टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर में होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल का मेन काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और यहीं पे, ठीक है, जैसे मान लो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, तो यहाँ पे जो है अंदर में सर्टोली सेल है। क्या है?
सर्टोली सेल, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट ऑफ नरिशमेंट टू गैमेट, मतलब गैमेट के नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल है। कहाँ पे? वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर में जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेडिग सेल, लेडिग सेल, या फिर इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ये बोला जाता है। मतलब कि वहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में होगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में होगा सर्टोली सेल, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्म या गैमेट को, क्योंकि मेल है, और बाहर में लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन का जब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तब तक ये गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गैमेट का फॉर्मेशन में भी इस हार्मोन का रिलीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाना उसको स्पर्म का और उसको जो भी मैकेनिज्म है ये हार्मोन के बिना नहीं हो सकता। और दूसरा है क्या, यही एक ऐसा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन कहते हैं, मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन में तो काम आता है, साथ साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जो है वो मेंटेन करता है। ये तुम्हारा एक टेस्टिस का फंक्शनिंग। होता है, और ये उसका मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसे काम करता है। कौन सेल क्या है नहीं है ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिगर के साथ बनाओगे, इसको लिखवाना होगा अच्छे से। फिगर यही रहेगा, फिगर हम उस टाइम पे नहीं बनाएंगे, फिगर में फिर टाइम जाएगा। इसको अच्छे से बनाओ, टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, लिख लिए?
सर हाँ बोलो। लेडिक सेल का बगल में क्या लिखे हैं? ये लेडिक सेल का यहाँ ब्रैकेट यस वाला, सर, यस सर। ये है नरिशमेंट ऑफ गैमेट, सॉरी नरिशमेंट टू गैमेट। ये सर्टोली सेल का फंक्शन है, लेडिक सेल का फंक्शन ये है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, चलो। सर हो गया। हो गया कंप्लीट। यस सर। बताएं इसको। यस सर। तो एक साथ हम लोग देखो, एक टेस्टिस के अंदर में इतना कुछ रहता है। देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फंक्शनिंग रहता है गैमेट के फॉर्मेशन में, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में ही लेडिक सेल है और वहीं पे भी सर्टोली सेल भी है जो उसको नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, तो टेस्टिकल्स का हम लोग आज पढ़े। नेक्स्ट क्लास से जो है आई मीन स्क्रॉटम, टेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तीनों एक साथ काम करता है। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बताएं। नेक्स्ट जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले नेक्स्ट क्लास पहले इसको थोड़ा सा लिखना होगा। ठीक है, फिगर वही रहेगा, हम डायरेक्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और फिर टेस्टिस का डेफिनेशन वगैरह करके फिर उसका फंक्शन वगैरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? आज इतना रहने दो, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।